Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers at 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Foreign investors are pumping over 15,000 crore rupees into the Indian equity market so far in the month of June. Global crude oil prices jumped 3% to the highest level since 2018, and country's gold imports surged to $6.9 billion in the April to May period. विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश। कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य 3% के साप्ताहिक उछाल से 2018 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंचे और अप्रैल मई अवधि में देश में सोने का आयात भारी उछाल के साथ $6.9 अरब दर्ज हुआ। विदेशी निवेशकों ने अब तक जून में भारतीय शेयर बाजारों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। लगातार 2 महीने इनके द्वारा शुद्ध निकासी करने के बाद जून में फिर शुद्ध निवेश किया गया है। 1 जून और 25 जून के बीच विदेशी निवेशकों ने शेयरों में 15,282 करोड़ रुपए डाले, लेकिन ऋण श्रेणी से उन्होंने 2,568 करोड़ रुपए बाहर निकाले, जिसके चलते इस अवधि में उनका कुल शुद्ध निवेश 12,714 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने मई में 2,666 करोड़ रुपए की निकासी की और अप्रैल में 9,435 करोड़ रुपए बाहर निकाले थे। क्या कहेंगे आप धीरेन्द्र जी, जो ये एक टर्न अराउंड हम देख रहे हैं एफपीआई के रुख में, उस पर हम आगे अगर समय मिलेगा तो बातचीत करेंगे। आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से राकेश, उनसे उनका स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में। राकेश जी सवाल पूछिए। राकेश आप हमें सुन पा रहे हैं जी? राकेश आप ऑन एयर हैं, अपना सवाल पूछिए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, राकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र जी, जो एफपीआई इसका रुख बदला है उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जून में वो फिर नेट इन्वेस्टर्स बन गए हैं, आप देखते हैं कि ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा? धीरेन्द्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? वेल, देयर सीम्स टू बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम, वी आर सॉरी फॉर दैट। और हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको ठीक करने का पूरा प्रयास कर रही है और जैसे ही कनेक्शन जुड़ेगा हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन, जैसे हमने अभी पढ़ा, बहुत ही उत्साहजनक खबर है मार्केट, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत एक अहम रोल प्ले करते हैं जब भी रैली आती है भारतीय बाजारों में। उनका जो उनकी तरफ से जो लिक्विडिटी आती है हमारे बाजारों में, वो बाजारों को ऊपर उठाने में बहुत सहायक होती है। और हमने देखा कि अप्रैल और मई में उन्होंने शुद्ध यहां से बिकवाली की और अब जून में वे वापस लौट के आए हैं। सो बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट हम कहेंगे। Yes, certainly the markets have become bullish now, as you discussed on Money Matters as well. There were net sellers earlier. They're net buyers right now, and that's had a direct impact also
on the units sold by mutual funds, and those who are seeking to exit the fund, they can redeem it at a higher capital gain. And if you look at the stock market for the week which ended on Friday, the market was up by 226 points. And as Dhirendra has often said, that one of the easiest way to invest, if you have an eye on the market performance, is to invest in the index fund. And if you look at how the market performed on Friday itself, if you go for sectoral or thematic funds, if you look at, for instance, metal stocks, which went up and have been going up, especially with the rise in commodity prices, that is a fund that will give you a higher capital gain. So with my brief experience, I can certainly say that the index fund and the sectoral or thematic fund would be the way to go forward. But Dhirendra also mentioned that the thematic funds may be not as popular because the investors' goal or objective should be different. They should be looking at it more long term, and the SIP is the best way forward. Absolutely. और जो आप कह रहे हैं कि अभी मार्केट्स ऑल टाइम हाईएस्ट के करीब हैं, इनफैक्ट ट्यूसडे को 53,000 को क्रॉस कर गया था सेंसेक्स, और पिछले पूरे सप्ताह पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 600 अंक बढ़ा। ऐसे में जब हाई लेवल्स पे होता है बाजार, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सो हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्टॉक्स चर्निंग की बात करते हैं, स्टॉक्स रोटेशन की बात करते हैं, सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। तो इसमें उनका जो ब्रॉड मैसेज रहता है वो ये रहता है कि जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो वो अपना प्रॉफिट थोड़ा भुना सकते हैं, और जिन सेक्टर्स में अच्छे निचले प्राइसेस पर मिल रहे हैं शेयर्स अवेलेबल हैं, तो वहां वो वैल्यू बाइंग कर सकते हैं गिरे हुए दामों पर, बाय ऑन डिप्स एंड मेक प्रॉफिट जब आपके प्राइसेस बढ़े। तो अब एक बारी और हमने कोशिश की है धीरेन्द्र जी से हम जुड़ पाए। धीरेन्द्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, अभी शायद धीरेन्द्र जी से संपर्क स्थापित करने में अभी कुछ गैप बाकी है। So just coming back to what you were just pointing out about the domestic institutional investors who will be taking advantage of the FPI being net buyers in the market, they'll become net sellers, they'll book their profits, and that result would ultimately benefit the unit holders of mutual funds who have purchased units when they redeem the units from the mutual fund concern. So you have two ways. One is a portfolio manager of the mutual fund concern who is able to book profits because they're responsible for the fund, and then you have the investor in the mutual fund itself who has purchased the unit, who has an eye on the market, can also benefit from that. I think we have Dhirendra online. Let's try once again. And we also have callers waiting patiently for Dhirendra to appear on Market Mantra and give his expertise on mutual fund related queries. But really, Sonu, that is the benefit that both for the mutual fund and for the investor as well. And there is obviously... अर्जुन, अभी जैसे रिकॉर्ड हाइस पर है जब बाजार, तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, एक यूफोरिया सा होता है कि बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कोविड को लेकर, जिसमें अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, आप कह नहीं सकते हैं कि अभी तक हम पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से उबर पाए हैं, और कब एक नई वेव आ सकती है, कब हम लॉकडाउन्स का या पार्शियल लॉकडाउन्स का दौर देख सकते हैं, जिसका हम सीधा सीधा असर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर देखते हैं, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स पर देखते हैं, और फिर बाजारों पर भी आता है। जैसे हमने एफपीआई का देखा कि अप्रैल और मई, मार्च और अप्रैल में, माफ कीजिएगा, अप्रैल और मई में उन्होंने शुद्ध निकासी की भारतीय बाजार से। तो अभी जिस लेवल पर हम लोग हैं उस पे भी एक जो यूनानिमसली हमारे एक्सपर्ट्स की राय रहती है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, वो है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑप्टिमिज्म रखें, क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो भारत के हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और पूरी जो प्रेडिक्शंस है वो यही कहती हैं, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या भारतीय आरबीआई, एसबीआई, जो भी थिंक टैंक्स के आते हैं अनुमान, वो सब दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे लेवल पे होगी। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, बट इट हैज टू बी टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म।
optimism. It has to be cautious optimism because जैसा हमारे experts ने शरद जी उस दिन कह रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, 6 महीने में हो सकता है कि एक तीव्र गिरावट आ जाए डिपेंडिंग ऑन कि कोविड सिचुएशन कैसे प्ले आउट करती है. Well, one of the key features of data reading is to be able to show the portfolio manager's performance for that mutual fund. So alpha is one way of doing that. We know what beta is, that checks volatility. And Dhirendra also pointed out that in an uncertain market where the sector is not identified in terms of an overall performer, you can go for a focused fund which focuses on a maximum of 30 stocks, and it has at least 65% of total assets in equity and equity related instruments. So the portfolio manager is able to identify the 30 stocks, the maximum of 30 stocks in which to invest in, and then just focuses on those 30 stocks. We have the BSE 30, we have the Nifty 50. So that is one way of taking a decision on which mutual fund scheme to invest in. And clearly, when you look at the philosophy of being optimistic, the investor wants a long-term return on his or her investment. So there have to be cautious optimism, while at the same time there has to be some pragmatism also. They have to see the performance of the mutual fund concern, and of course a portfolio manager who's hired by the management investment company to handle the portfolio. Sonu, अब हमने फिर कोशिश की है धीरेन्द्र जी से संपर्क साधने की. धीरेन्द्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? धीरेन्द्र जी, आप? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है. जी धीरेन्द्र जी, सो सॉरी, आज काफी हमें टेक्निकल थोड़े से इश्यूज आए. सो अभी हम ये स्टोरी हमने पढ़ी, विदेशी निवेशकों के जो रुख रहा है भारतीय बाजार की तरफ जून में, उसमें फिर से एक पॉजिटिव फ्लो आया है. 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है इक्विटी मार्केट्स में मई और अप्रैल में शुद्ध विड्रॉल करने के बाद. इसको आप कैसे देखते हैं और कितना स्थायी देखते हैं? स्थायी का तो पता नहीं, क्योंकि बाजार का रुख कभी भी बदल सकता है. अब चर्चा ये हो रही है कि ब्याज दरें चूंकि दुनिया भर में और खासकर डेवलप बाजार में चूंकि इकोनॉमी स्थिर होने की दिशा में है, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो हमारे यहाँ बाजार से पैसा निकलेगा और उसका असर बाजार पे दिखता है. बल्कि उसकी चर्चा होने पे भी बाजार पे उसका असर दिखता है. लेकिन फिलहाल ये जो बढ़त का दौर है, चूंकि पैसा आ रहा है, उसका असर सीधा दिख रहा है कि हमारा बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है. और एक ऐसे समय ऑल टाइम हाई पे है जहां पे बहुत सारे लोगों के लिए लोग इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, या उन्हें लगता है, अधिकतर लोगों को, और मुझे भी ऐसा लगता है कि बाजार की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. जबकि भविष्य के बारे में चीजें सुधरेंगी या उसमें सुधार आएगा, ऑप्टिमिज्म का कारण है. लेकिन उसके बावजूद अभी कंपनियों के अर्निंग्स में वापस दोबारा रफ्तार आने में तो अभी बड़ा समय लगेगा. जी, हमारे पहले कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर भंसाली. भंसाली जी, आपका स्वागत है. सवाल पूछें. मिस्टर भंसाली, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो. जी जी भंसाली, मैं सुन पा रहा हूँ. जी, आप ऑन एयर हैं, सवाल पूछिए. हाँ, मेरे पास HDFC टॉप 100 है जी. तो लास्ट 10 years आई एम SIP कर रहे हैं. शैल आई कंटिन्यूस और शैल आई स्टॉप इट? मुझे लगता है अगर आप अभी तक जारी कर रहे हैं, क्योंकि HDFC टॉप 100 जो कि पहले HDFC टॉप 200 था, उसकी स्थिति बीच में इतनी कमजोर थी. लेकिन अभी पिछले 6-8 महीने से या साल भर से हम कहें कि उसमें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया है, जिसका कि आप अगर अपना अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ बड़ा उछाल है और ये एक बड़ा बदलाव आया है. और ये दौर मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि बाजार का हर भाग काफी महंगा है और ये फंड जहाँ पैसा लगाता है वो वहां पे अभी मुझे लगता है काफी अपसाइड बाकी है. उसके अलावा तो आपको शॉर्ट ब्रीफली अगर बताऊं तो ये आपको अपना SIP जारी रखना चाहिए. ओके, थैंक यू. Dhirendra, what is the outlook for balanced funds or hybrid funds in a market like this, or one should go in for equity-based mutual fund? The outlook remains the same, which is linked to, or it is tied to the
future of or the performance outlook for hybrid fund or, aggressive hybrid fund or the balanced advantage fund and things like that is reasonably dependent. Even if a fund which has 1/3 into equity, but it still remains, even with 1/3 equity remains the performance driver of such a fund. So it entirely depends on equity, and I think short run it is very difficult to guess. But long term, I think, these are better, these are more, they're calibrated vehicles. If an investor gets very upset with the madness of the market, then he should always be investing in this hybrid fund. And that is a steadier take on the growth. And if somebody has been used to it, if one is, somebody like him, who either you are passive, you can get passive with your investment. Don't worry. Somebody, the earlier caller that he has investing in HDFC top 100 for last 10 years and is fine with it and he has not looked at the value in between, they should carry on. But, all other investors, for them, the starting point should be a hybrid fund. अगले कॉलर है RM माथुर नोएडा से। मिस्टर माथुर, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। जी मिस्टर माथुर, आप हमारे साथ हैं। जी, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार। आपके से गुजारा चलता है। मैं अपनी पोती को 2 लाख का लमसम मैं बिटकॉइन में लगाना चाहता हूँ। मेरी स्कीम से एक्सिस का डेटा चाइना and Axis का ESG and SBI तो 4 लगाऊं या 1 में लगाऊं, अगर सलाह देंगे बहुत मेहरबानी होगी आपकी। पिछली बार मैं बता नहीं पाया था कि आवाज मेरी खराब होगी, तो कौन गड़बड़ था। जी हाँ, मुझे भी आपकी आवाज बहुत बारीकी से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे जो मोटे तौर पे समझ में आया कि आप 4 में से 1 इंटरनेशनल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। निर्भर करता है, आप 4 में कीजिए अगर बड़ा रकम आपको लगाना है, 1 में कीजिए अगर ये बड़ी रकम नहीं है। दूसरा आप कह रहे हैं 2 लाख है, कह रहे हैं 2 लाख लमसम। जी हाँ, तो इस पैसे को एक साथ, लेकिन ये 2 लाख कितने रुपए का आपका जो टोटल निवेश है उसका कितना भाग होगा, ये सब्सटैंशियल पार्ट नहीं है। तो इसको 1-2 महीने में या 3 महीने में जरूर स्प्रेड करके लगाना चाहिए, एक ही फंड में लगाना चाहिए। और आप जैसे निवेशक के लिए वो उस फंड को चुनने के बजाय आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई ऐसे इक्विटी फंड में पैसा लगाए जहाँ पे 1/3 पैसा विदेशी बाजार में लगा रहता है, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका 1/3 पैसा अच्छे विदेशी कंपनियों के शेयर्स में लगा रहता है। दूसरे फंड भी हैं, जैसे एक DSP का वैल्यू फंड है जिसका 1/3 पैसा अमेरिकी बाजार के वैल्यू स्टॉक्स में लगा हुआ है, और ये बड़ी आसानी से आप ये अपना पोर्टफोलियो का विस्तार कर पाते हैं बिना खास कॉम्प्लिकेशन ऐड किए बगैर। Our next caller is Mr. R.S. Dhaya from Delhi. A warm welcome to you on Market Mantra, sir. Please ask your question to the expert. Sir, good evening to the Market Mantra team. Good evening. My question is, up to what date the banks have to update the TDS data on 26A's form, and then it is said the window is closed and people can file their returns. Secondly, if an investor has got dividend from income, ITR 1 is applicable? Mr. Daya, I'm not knowledgeable about the nuances or the technicality of the tax filing, and I'm not an expert of that. मिस्टर दहिया, आप हमें सैटरडे को या मंडे को इन विषयों पर फोन कर सकते हैं। आज का जो दिन है वो स्पेशलाइज्ड है और डेडिकेटेड है टू म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे धीरेन्द्र जी? आमतौर पे मैं मेरे अकाउंटेंट जिनकी मैं सेवा लेता हूँ या जिनकी मैं मदद लेता हूँ, मेरे ऑफिस में वो 26A में समय से पहले सारी जानकारी मिल जाती है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि जो TDS कटा है वो सब वहाँ पे दिखता है। और मैं देखता हूँ कि 16 जो कि तनख्वाह का जो TDS होता है, या 16B जो कि अदर इनकम का जो TDS होता है, वो वहाँ पे बड़ी आसानी से वेरीफाइबल तरीके से मिलता है और डिविडेंड भी दिख जाता है। बल्कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा TDS दिखता है जो कि हमने अपने अकाउंटिंग में ध्यान नहीं आया था, लेकिन वहाँ से हम वेरीफाई कर पाते हैं और दिखता है कि वहाँ पे पैसा लगा है, पैसा आया था, और वो आमदनी भी हम रिलेट कर पाते हैं।
तो और ये समय से पहले आ जाता है, लेकिन मुझे इनकी बारीकियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। Let's take our next caller, Rakesh from Delhi. Rakesh ji, warm welcome to you on the program. Please ask your question to the expert. थैंक यू सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था कि ये जो डिवर्सिफाइड फंड या इक्विटी फंड के नाम से जो म्यूचुअल फंड थे, इनका नाम क्या अब फ्लेक्सिकैप फंड हो गया है? और यदि ऐसा हुआ है तो ये कब से हुआ है और इसका कारण क्या है? और सर ये क्या यदि नाम चेंज हुआ है तो इसका क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे भी कोई असर पड़ेगा सर? जी, एक तो ये करीब साल 8-9 महीने पहले एक सेबी का सर्कुलर आया, जिसमें पहले इन्हें मल्टी कैप फंड कहा जाता था और एक मल्टी कैप कैटेगरी थी, जिसमें कि एक ऐसा डाइवर्सिफाइड फंड होते थे और उन्हें आजादी होती थी कि जहां मन करे वो पैसा लगाए। और उसके बाद एक सेबी का नियम आया जिसमें ये कहा गया कि ये मल्टी कैप फंड है, ये कम से कम 25% स्मॉल कैप्स में लगाएंगे, 25% मिड कैप्स में लगाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े मल्टी कैप फंड थे जिन्हें लगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए या उनके ऊपर ये बड़ी पाबंदी होगी, या फिर ये इसकी वजह से उन्हें ऐसे कंपनी में पैसा लगाना होगा, चूंकि वो फंड बड़े थे, इतना पैसा लगाना होगा जो कि उस फंड के लिए लगाना उचित नहीं होगा। और सभी को भी ये समझ में आया कि शायद ये इसको जोरदार तरीके से इम्प्लीमेंट करना शायद बाजार के लिए भी नुकसानदायक हो। उसके वजह से एक नया कैटेगरी का परमिशन दिया गया जो कि आज फ्लेक्सी कैप कहा जा रहा है। और जो फंड मल्टी कैप फंड में उस नियम से का पालन नहीं करना चाहते थे या नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को बदल करके उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाल दिया। और तो अब फ्लेक्सी कैप फंड में यही आजादी है जो पहले थी मल्टी कैप में, कि आपको जहां मन करे लगाइए, और ये 25% छोटी कंपनियों में, 25% मिड साइज कंपनियों में लगाना अनिवार्य नहीं है। और इसलिए ये यहाँ पे ये फंड वैसे ही चल रहे हैं और इस वजह से उनमें कोई अंतर नहीं आया। हाँ, जो पहले जो मल्टी कैप थे जो कहीं भी आजादी से लगा पाते थे, अब उनकी आजादी कम हो गई। तो मल्टी कैप फंड्स की आजादी कम हुई है और वो सारे फंड जो मल्टी कैप थे, और अधिकतर फंड मल्टी कैप जो थे वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चले गए हैं। वो जो मल्टी कैप में थे उनकी आजादी जरूर कम हो गई। अगले कॉलर है मुंबई से मिस्टर जीडी जोगलेकर। जोगलेकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Sir, I'm Joglekar from Mumbai. Good evening yes, to you. Mr. Joglekar. Yeah. I am a 60-year-old professional, chartered accountant by profession. I do not have any retirement benefits like salaried class. Presently, I'm sitting on a very huge capital appreciation in my equity portfolio. Mm-hmm. I would like to lock this profit. So just wanted to ask you if bank fixed deposits is the way to go, or is it a debt mutual fund the way to go? Mm-hmm. If I decide to go into the debt mutual fund, is Yes. there any risk to my capital? Mm-hmm. And if at all debt mutual fund is the way to go, would you suggest me some 2 or 3 mutual funds where I can invest in? Sure. If you want to really lock your gains, that is the way. That is the only way to go. Move your money from equity to debt so that it is no longer dependent on equity. But at the same time, somebody like you, who is sitting on huge gains from equity, will also understand that equity is very risky in the short run. And it is not that risky despite its madness or madness of the equity market in the long run. But it's still, if your situation is changing, you are 60-year-old and you want to lock a substantial part so that you don't have regret in the future, it's a good idea to be, but do the planning accordingly and don't be out of equity completely. Do realize a part of the gain. Now, let me just explain you the fixed deposit versus a bond fund, a fixed income fund, the debt fund. If you invest a large sum of money in, or make a deposit in a bank, your annual interest income from that is completely taxable. And it is taxable at the rate of, the tax bracket you fall in. Thereafter, as compared to a debt fund, where if you invest, the money that you don't realize, all the gains are nothing is subject to tax till you realize the gain. As and when you realize a gain, if the gain is earlier than 3-year-old, then it is treated as your income. If it is more than 3-year-old, it is treated as capital gains and taxed after indexation, taxed at 20%.
which turns out to be adjusted for inflation, that turns out to be far lower rate of tax. So, but then the issue of your capital protection, are they safe enough? Many funds are safe, but they don't. But the principal thing about fund is that they don't guarantee return. There is not a pre-stated thing. Of course, the return derived from these funds could be very much in line with the prevalent or the prevailing interest rates in the system. You should be dealing with these bond funds very carefully. There are risky funds. There are absolutely, less risk, or nearing to be. There is nothing called risk-free, because even I think that, what has happened in the last 1.5, 2 years, there is nothing risk-free even in the bank deposit arena. But when it comes to the bond funds, I would say that overnight fund and liquid funds are tending to be risk-free, but they yield very low return. It is, today the return is very much comparable to the savings bank account. Then why take a chance? Why actually invest for an individual? It doesn't even make sense. I would say that, err on the side of caution. Never get attracted to the debt fund because of its high return. Don't chase recent past performance. Look at the portfolio quality. And if I have to look, and consider a short-term debt fund, even for your long-term needs, from debt funds of stable return. If I have to list some, I would list, Axis short-term debt fund, or IDFC short-term debt fund, or, L&T short-term debt fund, or HDFC short-term debt fund. These are a couple of them, where, you will not get extremely high return, but you will get superior return than, close to deposit or little less than deposit. In a very tax efficient manner, and also you will not be liable for taxes till you realize them. And before we take our next caller, Anil from Delhi, let's have a look at the oil story. Brent crude oil futures ended the week at $76.80 per barrel, while U.S. crude closed at $74.05 a barrel. All eyes are on OPEC Plus, who are due to meet on July the 1st to discuss further easing of their output cuts from August. और ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि पिछले 2 महीनों अप्रैल और मई के दौरान देश में सोने का आयात भारी वृद्धि के साथ 6.9 अरब डॉलर पर जा पहुंचा, लेकिन चांदी का आयात 93.7% की गिरावट से 27.6 मिलियन डॉलर रहा। अनिल जी, आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी सोनू जी, अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। मैं आपके प्रोग्राम का डाई हार्ड फैन हूँ। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो जल्दी पूछ रहा हूँ मैं जी, कि आप ये बताइए कि जैसे फिक्स डिपॉजिट है, या जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, NHAI के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, या म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, FD होते हैं बैंक्स के, how if we theoretically say that the market has vagaries and uncertainties, how are these immune from that uncertainty? ये कैसे इम्यून रह जाते हैं? इनका बाजार से कुछ लेना नहीं है। दो तरीके का बाजार है। एक इक्विटी बाजार है जहां पे कंपनियों, आप शेयर के बारे में जानकारी होगी कि कंपनियों की भागीदारी, कंपनियों का जो मालिकाना हक है, उसमें उसका रोज बाजार खुलता है और रोज बंद होता है, और वहां पे भारी उतार चढ़ाव होता है। और उस पागलपन का या उस रोज के उतार चढ़ाव का कारण ये है कि कंपनियों का रिजल्ट 3-3 महीने पे आता है। कंपनियों की स्थिति क्या होगी उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है जी। और लेकिन लोग रोज सुबह उसकी बोली लगाते हैं जी। इस वजह से वहाँ पे उतार चढ़ाव दिखता है। फिक्स डिपॉजिट में वैसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि समय बिल्कुल हमें इजाजत नहीं दे रहा है धीरेन्द्र जी, और आगे इस चर्चा को बढ़ाने की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in over 15,000 crore rupees into the Indian equity market so far in the month of June. Global crude oil prices jumped 3% to their highest level since 2018. And country's gold imports surged to $6.9 billion in the April to May period. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.